हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमको वीडियो फिर से बनाना पड़ा है क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ एरर आ गया था और साउंड प्रॉब्लम हो गया था। इसकी वजह से फिर से हमको वीडियो बनाना पड़ा, इसीलिए आज टाइम से नहीं आया, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिए हैं तो वीडियो नहीं आएगी। एवरीडे वीडियो आएगा और सेट का सोल्यूशन ही करेंगे, ठीक है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीके देखेंगे, जो एलपी में 40 क्वेश्चन साइंस और जीके मिला के आएगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला है कि एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ लिस्टर द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ लिस्टर द्वारा। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ लिस्टर द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ लिस्टर द्वारा। फ्लेमिंग का दास का नियम दिए थे, लेजेंडर फ्लेमिंग का नियम थे। लुई पास्चर कोशिका की खोज, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक का क्या नाम है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। क्योंकि अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जो रकम की गणना जो किए थे दादा भाई नौरोजी ही किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और राजेंद्र प्रसाद हो गए, इनको बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। लोकनायक किसको बोलते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को। यूरिया खाद में पौधों को, यूरिया खाद जो होता है उसमें पौधों को सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 46% होता है। कितना होता है? 46%। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल के किस भाग में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है? वायुमंडल के किस भाग में रेडियो तरंगें होती है? तो रेडियो तरंग जो होती है आयनमंडल में, आयनोस्फीयर में होती है। क्या होते हैं? आयनोस्फीयर में। और जो वायुयान और जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो क्या उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्योंकि इसलिए यहाँ उड़ते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और एयरिंग कंडीशन जो होता है समान होता है सभी जगह। ऐसा नहीं है कि जैसे अर्थ पर कभी होता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी आंधी, लेकिन समताप मंडल एक ऐसा है जो कि हमेशा यहाँ पे टेम्परेचर हो या फिर एयर कंडीशन हो, हमेशा एक समान रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो वायुमंडल में रेडियो तरंगे कहाँ पाए जाते हैं? तो आयन मंडल में। कहाँ पाए जाते हैं? आयन मंडल में। हिमालय की सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है? एवरेस्ट। हिमालय की सर्वोच्च चोटी, सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है? तो एवरेस्ट है। क्या है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने किया था। एवरेस्ट की खोज किसने किया था? तो सर एवरेस्ट ने किया था। पर पूछ रहा है कि सर एवरेस्ट क्या थे? तो सर एवरेस्ट एक सर्वेक्षक थे। क्या थे? एक सर्वेक्षक थे, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार के विकिरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? किस प्रकार की किरण का वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो किसका होती है? गामा किरण का। किसका? गामा किरण का। और सबसे कम कहेगा तो किसका होता है? बोलिए बोलिए। तो औरक्त किरण का होता है। किसका होता है? औरक्त किरण का। और सबसे ज़्यादा तरंगधैर्घ्य जो पूछेगा तो किसका होगा? अल्फा किरण का, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों का मिलन है, ठीक है। जिसमें किस रंग का तरंगधैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो तरंगधैर्घ्य पूछेगा तो सबसे ज़्यादा लाल का होता है। सबसे कम तरंगधैर्घ्य पूछेगा तो बैगनी के सबसे कम होता है, ठीक है। और हरा जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। तो तरंगधैर्घ्य के मामले में रंगों का सम्मिश्रण किसका है? 7 रंगों से मिलकर बनता है। जिसका कलर जो व्हाइट होता है वो 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। तो उसमें सबसे जो तरंगधैर्घ्य वाली जो किरण होती है वो लाल होती है, और सबसे कम जो होती है तरंगधैर्घ्य जिसका बैगनी का होता है। अगर ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिक ऊर्जा किसका होगा? बैगनी का होगा। और सबसे कम ऊर्जा किसका होगा? सॉरी दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा भी किसका होगा? लाल का ही होगा। किसका होगा? लाल का। सबसे ज़्यादा अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या करेगा? बैगनी करेगा। क्योंकि तरंगधैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा वो कम उसका विचलन होगा, और विचलन जिसका ज़्यादा होगा उसका तरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है और तरंगधैर्घ्य किसका होता है? लाल का। लाल का विचलन सबसे कम होता है जबकि बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। इसका ट्रिक है बैजनी आ पिनाला, बैजनी या पिनाला, उससे भी याद आप रख सकते हैं, ठीक है। अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो अग्निशामक जो आग बुझाने वाला गाड़ी होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। और एक गैस होता है CO2, इसका भी उपयोग किया जाता है अग्निशामक में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको? खाने वाला क्या बोलते हैं? सोडा बोलते हैं। अगला है
भारत का कौन सा राज्य सेव का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सेव का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो हिमाचल प्रदेश करता है। कौन करता है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे जम्मू कश्मीर भी करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सापेक्ष कम करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सेव कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल में। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन है। कौन है? जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर जीवों को सीधे प्राप्त होता है? इनमें से कौन ऐसा, चारों जो ऑप्शन दिया गया, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ये चारों में जो है कौन ऐसा है जो कि किसी भी जीव को, जो व्यक्ति हो, है ना, कोई भी जीव हो, तो उसको डायरेक्टली रूप से प्राप्त होता है, तो होता है सौर ऊर्जा। सूर्य, क्योंकि सौर ऊर्जा, सूर्य जो होता है सभी के आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम एक प्रकाशीय यंत्र है जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो प्रकाश के विक्षेपण में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रकाश के विक्षेपण में। किसका? स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम में क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? प्रकाश के विक्षेपण में करते हैं। किस रंग का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस में होती है? बताइए। तो सबसे अधिक किस में होता है? तो लाल में होता है। किस में होता है? लाल में। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर किस में होता है? तो लाल में होता है। किस में होता है? लाल में। लाल के बाद दूसरा बैगनी में होता है। तो ऑप्शन इसमें लाल नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बैगनी होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे सर्वाधिक किस में होता है? तो लाल रंग में होता है। किस में होता है? लाल रंग में होता है, ठीक है। लेकिन लाल के बाद दूसरा क्या है? बैगनी में होता है। इसमें बैगनी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाल इसमें नहीं है, इसलिए बैगनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर जो रोग होता है किस अंग से संबंधित है? वो मस्तिष्क से संबंधित, ब्रेन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि का गति का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ध्वनि का दाब पर कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं तो उसमें कितना आप फोर्स लगाइएगा तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ध्वनि की गति पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या करता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बढ़ जाता घट जाता ऑप्शन दिया है तो इसे मत लगा दीजिएगा, है ना। ध्वनि पे हमेशा कोई भी, अगर मान लीजिए कि एक अथी आप एक बैलून लीजिए, बैलून में आप एयर भरते हैं, अगर उसको मारिएगा तो उसमें एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें जो वजन रहता है उसको इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप बोल रहे हैं तो बोलने के वजह अगर कोई आपके फोर्स को अगर मारता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ध्वनि की गति पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कितना दबाइएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे है, बुढ़ापे में आँख से कम क्यों दिखाई देता है? इसका रीज़न बताना है कि बुढ़ापे, जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसको आँख से कम क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आँख की संबंधित क्षमता, जो देखने की क्षमता होता है, वो क्या होता है? घट जाता है। ये संबंधित क्षमता उसका क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट, अगला है, ताप बढ़ने से आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव होता है? अगर ताप बढ़ेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। ताप बढ़ने से किस पे प्रभाव होता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो होता है उस पर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ऊपरी अंतरिक्ष में गए किसी अंतरिक्ष यात्री को, जैसे अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति गया है तो उसका अंतरिक्ष का आकाश कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट, रेडॉन किस तरह की तरंगों को उत्सर्जित करता है? तो रेडार होता है, जो रडार लगा हुआ रहता है, सॉरी उसको रेडॉन बोल दिए, थोड़ा कटा हुआ था। रडार जो होता है, जो लगा हुआ रहता है पानी के अंदर, जो चलते हैं जितने मशीनें, उसमें रडार लगा हुआ रहता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है, ठीक है। किसका उपयोग करता है उसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों को। विद्युत चुंबकीय तरंगों को इसलिए करता है कि कोई भी अगर हमारे वस्तु अगर डूबा हो या फिर किसी का आया हो या फंसा हुआ, तो उसको साउंड के, बिजली के करंट के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट, उसको सूचना पहुंचाता है, जो भी वहाँ खोजने वाला जाता है उसको पहुंचाता है सूचना, और उसके माध्यम से उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो रडार में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला है, कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। कीट पतंग के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, और जो भी इसमें एएलपी में आते हैं उस सभी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एएलपी के लिए है, ऑल एग्ज़ाम प्रीफेयर के लिए क्वेश्चन है, आप उसको बढ़िया से देखें और वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू देखें। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे आज न कल देख लेंगे, ऐसा करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचिए, पर डे पहले अपना रूटीन बनाइए कि आप एक वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। 40 जी के दम कंटिन्यू बनाए रखिए, 40 याद होगा। इसी तरह से बूंदे बूंद से तालाब भरता है, समुद्र भरता है, उसी तरह से आप पढ़िए, आपको जीएस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको आसानी से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निम्न ताप उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करता है। निम्न ताप उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? क्या उसको बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स।
वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निम्न ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर का अनुप्रयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक। ठीक है। आइंस्टीन द्वारा स्थापित बहुचर्चित सूत्र है, जो आइंस्टीन का जो फॉर्मूला दिया गया था, तो E = mc²। तो इसमें पूछ रहा है कि सी का मतलब क्या होता है, यानी सी का संकेत क्या होता है? तो वो प्रकाश का चाल होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग होता है। ठीक है। उत्प्लावन का नियम किसने दिया था? बताइए, उत्प्लावन का नियम किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। ठीक है, आर्किमिडीज ने क्या दिया था? उत्प्लावन का नियम। तो इसका नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु को अगर द्रव में डुबाया जाए तो वो अंशतः पूर्ण रूप से नहीं डूबती है। ठीक है, यानी कुछ उसका हिस्सा जो होता है दिखता है और अधिकतर जो हिस्सा होता है अंदर पानी की ओर तैरते रहता है। ठीक है, तो यही इनका नियम था। अगला है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, लेकिन किसने देखा था? तो देखा था कोपरनिकस ने। गैलीलियो का निर्माण तो कर दिए थे, किसने किए थे? तो गैलीलियो ने। लेकिन दूरबीन का आविष्कार जो किए दिए थे तो गैलीलियो ने किए थे, लेकिन उस दूरबीन का प्रयोग करके देखा कौन? तो कोपरनिकस ने देखा था। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक किंटल ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक किंटल ने किया था। ठीक है। जेम्स वाट किसका भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ठीक है। मार्कोनी ने क्या किया था? रेडियो का खोज किया था। ठीक है। मार्कोनी ने क्या किया था? टेलीविजन का। मार्कोनी ने टेलीविजन का। ठीक है। जेम्स वाट भाप इंजन का। फ्रैंक किंटल जेट इंजन का। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक किंटल ने। नेक्स्ट, शहद के निर्माण में किसका परिवर्तन होता है? तो शहद के निर्माण में किसका परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन और देख लीजिए, सुक्रोज का डेडोस से, शक्कर का लवण से, ल्यूलोज का एल्कोहल से, और चौथा है इनमें से डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज को डेट्रोस से। क्या होता है? शहद का निर्माण किस में परिवर्तन होता है? तो सुक्रोज से डेट्रोस में परिवर्तन होता है। किस में होता है? सुक्रोज से डेट्रोस में। नेक्स्ट, अपमार्जक रासायनिक रूप से क्या होता है? तो अपमार्जक जो होता है सोडियम लॉरिस सल्फेट होता है। क्या होता है? अपमार्जक में होता है कि जिससे जो भी आप धोते हैं, कपड़ा उपड़ा होता है ना, तो एक डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, तो वही अपमार्जक का काम होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोडियम लॉरिस सल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम लॉरिस सल्फेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आता है? तो आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है? तो 17.5% होता है। कितना होता है? 17.5%। लेकिन इसमें जो दिया गया है डाटा गलत है, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 16.7। ऐसे एक्चुअल में डाटा होता है 17.5। यानी पूरे भारत का विश्व का जनसंख्या का कितना परसेंट है? मतलब टोटल विश्व का जो जनसंख्या उसमें भारत का निवासी कितना है? 17.5%। कितना? 17.5%। अगला है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। क्या? 24 अक्टूबर को क्या चीज़ मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा है? तो सुरक्षा परिषद है। कौन सा है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, ठीक है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। 10 इसमें क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, और 5 होते हैं अस्थायी। सॉरी दोस्तों, 15 टोटल होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी। ठीक है, यानी ई हमेशा के लिए रहते हैं, लेकिन 10 जो है इनको परिवर्तन करते रहता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा है? तो सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में केवल कितने सदस्य होते हैं? तो 15। 15 में से 5 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है। अगला है, हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? तो जेम्स कुक ने किया था। किसने? जेम्स कुक। तो हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? तो जेम्स कुक ने किया था। किसने किया था? जेम्स कुक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा व्यक्ति सिकंदर महान का गुरु था? सिकंदर महान गुरु का कौन था? सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो अरस्तु था। कौन था? अरस्तु। अरस्तु क्या थे? सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 में हुआ था। 356 ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व 356 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? सिकंदर में हुआ, सिकंदर का हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो फिलिपिन था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? फिलिपिन था। ठीक है, और इसने पहला युद्ध कब किया था? तो 326 में किया था। सिकंदर ने पहला युद्ध कब किया था? तो 326 में किया था। और इनका सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर क्या था? सेनापति था। किसका? सिकंदर का। गुरु पूछा है तो गुरु अरस्तु थे। कौन थे? गुरु अरस्तु। इनका जन्म कब हुआ था? तो 356 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे से जी के रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, यूएनओ के महासचिव का चुनाव कैसे होता है? यूएनओ का जो महासचिव होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है? बताइए। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश की महासभा द्वारा। किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। किसके द्वारा होता है? महासभा द्वारा। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? किसके कारण रंगीन दिखाई देता है साबुन का बुलबुला? तो यह है व्यतिकरण द्वारा। व्यतिकरण द्वारा
क्या दिखाई देता है, तो साबुन के जो बुलबुला है रंगीन दिखाई देता है। चमकीला दिखाई देता है तो परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। चमकीला जब कहेगा तो परावर्तन हो जाएगा, लेकिन रंगीन कह रहा तो व्यतिकरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, तो बताइए ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, जे प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था, जे प्रिस्टले ने किया था। किसका आविष्कार किया था, तो ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन का कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। जे प्रिस्टले ने किसका खोज किया था, तो ऑक्सीजन का खोज किया था। और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का, किसका खोज किया था, हाइड्रोजन का खोज किया था, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन है ना। भारत में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। कैसी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगर शहरों में कहेगा तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर गाँव निवासों में गाँव में कहेगा तो कैसा, कृषि बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, यह सच है, लेकिन रात्रि के समय पौधे श्वसन क्यों करते हैं, इसका बताना है। तो सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति के कारण। किसके अनुपस्थिति के कारण, सूर्य के प्रकाश जो अनुपस्थित होता है उसी के कारण सूर्य रात्रि में पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है, लेकिन दिन में प्रकाश के संश्लेषण से करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है, तो मक्खी एक परजीवी नहीं है, बाकी मच्छर है, जीवाणु है, अमीबा है, ठीक है। बाकी सब सभी परजीवी हैं, लेकिन मक्खी जो होता है परजीवी नहीं होता है, ठीक है। अगला है चोल 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 काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, क्या थी बताइए। तो इसका थी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को बनाए रखना। किस स्थानीय स्वशासन का स्थापना किसने किसने किया था, तो चोलों ने। चोलों का मुख्य कार्य क्या, प्रमुख विशेषता क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन। और चोल ने विजयालय, चोल वंश की स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने किया था। किसने किया था, विजयालय ने। कब किया था, तो 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में चोल वंशों का उद्गार हुआ था, ठीक है। उस समय विजयालय के संस्थापक कौन थे, तो चोलों ने, ठीक है। चोलों ने विजयालय की स्थापना कब किए थे, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय ने कब किए थे, तो 850 ईस्वी से 87 ईस्वी के बीच में, ठीक है। 850 में स्थापना की तो 87 तक इनका कार्यकाल चला था। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। कौन थे, विजयालय। चोलों का प्रमुख विशेषता क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन को गठन करना, ठीक है। और चोलों की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर या तंजाउर। इसने चोल में कुल कितने साम्राज्य थे, तो 6 गो। चोल वंश में कितने साम्राज्य थे, 6 गो, ठीक है। जिसमें से पहला अथी जिसे क्या करते हैं, जो 6 जो संस्थापक थे उनको क्या बोलते हैं, तो मंडलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंडलम बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें फीडबैक ज़रूर दें, और कमेंट्स लाइक से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पढ़ने में सहूलियत हो सके, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैथ का सोल्यूशन करेंगे। ये हमारा जीके जीएस का ही 40 क्वेश्चन था, और जो भी 75 हम क्वेश्चन बोले हैं तो हर एक सेट का ही कराएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।